नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज हमारी चल रही है और यहाँ पर अभी तक हम 19 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं परीक्षावाणी सीरीज के। और आज हम यहाँ पे लेक्चर 20 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख बोली, प्रमुख भाषाओं और बोली भाषा से संबंधित जो भी साहित्य है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आज दोस्तों ये हमारा कवर होने वाला है और अब तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। लगभग आपका उत्तराखंड का दोस्तों 70% सिलेबस इस परीक्षावाणी सीरीज जो हमने यहाँ पे चलाई है इसके माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से अध्ययन करते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं। तो काफी डिटेल्स में आपको इस सीरीज के माध्यम से डिटेल्स में पढ़ाई जा रहा है और अब कुछ ही यहाँ पे लेक्चर बचे हुए हैं, तो बहुत जल्दी यहाँ पे आपकी परीक्षावाणी सीरीज भी समाप्त होने वाली है। लगभग कंप्लीट जीके आपका जरधारी क्लासेस के माध्यम से उत्तराखंड जीके कंप्लीट कराया जा चुका है। हमने उत्तराखंड जीके हिस्ट्री सीरीज चलाई उत्तराखंड की, जिला सीरीज चलाई मैंने उत्तराखंड की, और अब यहाँ पे परीक्षावाणी सीरीज ये भी समाप्त होने वाली है। हिस्ट्री सीरीज में पहले समाप्त कर चुका हूँ और डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी दोस्तों पहले ही मैं समाप्त कर चुका हूँ। तो कंप्लीट कोर्स आपका बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब में ही आपको प्रोवाइड किया गया है हमारे माध्यम से, जरधारी क्लासेस के माध्यम से उत्तराखंड जीके का। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज लेक्चर 20, उत्तराखंड की प्रमुख बोली, भाषा और साहित्य। अब देखो इसमें हम क्या क्या टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। उत्तराखंड की प्रमुख बोली भाषा, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा, इनके बारे में जानेंगे। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा या बोली के अंतर्गत भी बहुत सारी यहाँ पे क्षेत्रीय मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कुमाऊनी और गढ़वाली बोली बोली जाती है। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी कुमाऊनी और कौन कौन सी गढ़वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कुमाऊनी साहित्य के बारे में और गढ़वाली साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे और उत्तराखंड भाषा संबंधी जो भी संस्थान है, बोली से संबंधित या भाषा से संबंधित संस्थान, वो कहाँ स्थित है, कब कब उनकी स्थापना हुई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के बिल्कुल अपने पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। शुरू करते हैं पहले उत्तराखंड की प्रमुख बोली या भाषा। देखो उत्तराखंड में सामान्यतः दो ही बोली और भाषाएं बोली जाती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, क्योंकि दो मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं में अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है कुमाऊनी और गढ़वाल के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है गढ़वाली। तो पहले हम यहाँ पे कुमाऊनी भाषा या कुमाऊनी बोली की बात करेंगे। कुमाऊनी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है खस या सौरसेनी अपभ्रंश से। देखो खस और सौरसेनी ये अपभ्रंश का ही क्या है, अपभ्रंश से ही ये विकसित हुई है। मैंने आपको इससे पहले जो हमारा हिंदी का सीरीज है, हिंदी का कोर्स है, उसमें मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में बता रखा है और वहां पर भी मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा वहां पे कवर कराया था। वहां पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार सौरसेनी और खस का विकास होता है अपभ्रंश से। और यहाँ पे जो कुमाऊनी है, कुमाऊनी में या कुमाऊनी की जो उत्पत्ति होती है वो होती है खस या सौरसेनी से। अब मैंने यहाँ पे दो क्यों कहा है, क्योंकि देखो अपभ्रंश से विकास हुआ है सौरसेनी और खस का, लेकिन खस और सौरसेनी ये आपस में बहुत मिलती है, यानी सौरसेनी का प्रभाव देखने को मिलता है खस में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुमाऊनी की जो उत्पत्ति हुई है वो खस से या सौरसेनी से हुई है। आप सभी जैसे जानते होंगे कि प्राचीन काल में यहाँ पे उत्तराखंड में खस जातियों का निवास था और उनकी जो आम बोलचाल की भाषा थी उसको कहा गया खस। तो वहां से लेकर आज तक अब यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। तो इसलिए उसी खस से विकास माना जाता है इस गढ़वाली और कुमाऊनी बोली का। और ये खस किससे प्रभावित है, सौरसेनी से। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कुमाऊनी और गढ़वाली का विकास या जो उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अब कुमाऊनी की भी अलग अलग प्रकार है, क्योंकि आप देखते होंगे अगर आप पिथौरागढ़ में जाओगे, कुमाऊं के पिथौरागढ़ जनपद में, वहां पे कुछ अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। आप नैनीताल या उधमसिंह नगर में आओगे, वहां पे कुछ अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। लेकिन देखो बोलते तो दोनों कुमाऊनी बोली है, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव वहां पे देखने को मिलता है और इसीलिए यहाँ पे कुमाऊनी को भी अलग अलग प्रकार में या अलग अलग भागों में बांटा गया है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। तो कुमाऊनी
भाषा या कुमाऊनी बोली के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं और वो कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी कुमाऊनी। जो कुमाऊं मंडल का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन से कुमाऊनी प्रकार की बोली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कुमाऊनी प्रकार की जो बोलियां हैं वो है कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। जो कुमैया बोली जाती है वो चंपावत के काली कुमाऊं क्षेत्र में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है। सोरियाली ये सौर क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, पिथौरागढ़ के सौर क्षेत्र में। सिराली ये सिरा क्षेत्र में प्रयोग की जाती है और अस्कोटी ये अस्कोट क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है। देखो ये चारों क्या है, ये कुमाऊनी है, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण दोस्तों यहां तक ये भी देखा गया है कि देखो 2 या 3 गांव के बाद बोली में कुछ शब्द ऐसे होता है जो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे कुछ उस शब्द को और बोला जाता है और यहाँ पे जो गांव है यहाँ पे उस शब्द को कुछ और ही बोला जाता है। तो कुछ गांव के डिस्टेंस में ही वहां पे क्या प्रभाव पड़ जाता है, परिवर्तन का वहां पे प्रभाव पड़ जाता है भाषाओं में, बोलियों में। तो इसलिए इस क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कुमाऊनी भी अलग अलग प्रकार की है। तो पूर्वी कुमाऊनी को यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है, कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, बन सकता है कि निम्न में से बताइए कि जो सोरियाली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी कुमाऊनी में, पश्चिमी कुमाऊनी में, उत्तरी कुमाऊनी में या दक्षिणी कुमाऊनी में। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है और इस प्रकार से आपको ये नोट करने हैं। उसके बाद पश्चिमी कुमाऊनी की बात करें तो ये कुमाऊं के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें आता है खसपर्निया जो कि बारामुंडल परगने में बोली जाती है। चौगरखिया ये चौगरखा परगना में बोली जाती है और इनका नाम भी उसी क्षेत्र के अनुसार, जो वहां उस क्षेत्र का नाम होगा उसी के आधार पर इनका नाम भी रखा गया है। गंगोई गंगोली क्षेत्र में बोली जाती है। पछाई अल्मोड़ा का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे पछाई पश्चिमी कुमाऊनी बोली जाती है। उसके बाद धनपुरा क्षेत्र में और फाल्द कोटी नैनीताल के फल्ला कोटी और पाली पछाऊ क्षेत्र में ये बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पे है उत्तरी कुमाऊनी, उत्तरी क्षेत्र जो आपका पिथौरागढ़ का जोहार घाटी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे बोली जाती है जोहारी कुमाऊनी। अब ये जोहारी कुमाऊनी है इसमें प्रभाव देखने को मिलता है तिब्बती भाषा का। क्यों प्रभाव देखने को मिलता है, ये आपका पिथौरागढ़ है और यहाँ पे क्या है, ये चाइना तिब्बत का, मतलब कुल मिला के पिथौरागढ़ जो जनपद है वो सीमावर्ती क्षेत्र है। तो सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पे तिब्बती लोग अगर निवास करते हैं, यहाँ पे कुमाऊनी लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में जो रहते हैं वो निवास करते हैं। अब इनकी जो भाषा है वो जोहारी है क्योंकि ये जोहार घाटी का क्षेत्र है जो पिथौरागढ़ जनपद में है। लेकिन यहाँ पे तिब्बती लोगों के साथ संपर्क होने के कारण इन तिब्बती लोगों की भाषा का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है और ये लोग कहीं ना कहीं इनसे कुछ शब्द सीख चुके हैं। जैसे अगर आप हिंदी बोलते हैं तो प्रॉपर हिंदी आप बोल ही नहीं सकते हैं। हिंदी में आप कुछ शब्द उर्दू के, कुछ शब्द अरबी के, मोस्टली शब्द तो आप अंग्रेजी के आप प्रयोग करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अंग्रेजों के प्रभाव होने के कारण हम जो हिंदी बोलते हैं हम उसमें कुछ शब्द अंग्रेजी के प्रयोग करने लग जाते हैं। शुद्ध हिंदी हम बहुत कम बोलते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और वैसे भी शुद्ध हिंदी नहीं, हम खड़ी हिंदी बोलते हैं, उसमें बहुत सारी भाषाओं का क्या है, मिक्सअप है। तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषाएं एक दूसरे से, कुछ शब्द इधर आ गए, कुछ शब्द उधर चले गए और इस प्रकार एक भाषा में दूसरे भाषा का प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो कुमाऊनी ऐसी कौन सी कुमाऊनी बोली है जो जिसमें आपको तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो है जोहारी। उसके बाद दक्षिणी कुमाऊनी, ये दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है और दक्षिणी कुमाऊनी जो बोली है उसको कहा जाता है रचभैंसी। ये नैनीताल के काठगोदाम, हल्द्वानी और इन आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुमाऊनी क्षेत्र की कुछ अन्य बोलियां भी हैं। कौन कौन सी हैं वो कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां, जैसे मज कुमय हो गया। देखो जो मज कुमय है ये बोली जाती है गढ़वाल व कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्र में। यानी देखो ये आपका इस प्रकार से चमोली जनपद से सीमा बनती है, फिर यहाँ पे
चमोली जनपद, फिर आगे कुल मिला के ये इस प्रकार से सीमा बनती है। इधर ये गढ़वाल हो गया, इधर ये कुमाऊं हो गया। अब जो इन क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनकी भाषा कौन होगी? है तो ये गढ़वाल क्षेत्र है, तो कुल मिला के यहाँ की भाषा क्या है? गढ़वाली, और यहाँ के लोगों की कुमाऊनी। लेकिन अब ये आपस में संपर्क में आ चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया, तिब्बती और ये जोहार क्षेत्र के जो लोग हैं, तो इनकी भाषा आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरी भाषा ने आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर लिया है, तो वही यहाँ पे देखी जाती है। और इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों का प्रभाव, यानी ये दोनों रूप से गढ़वाली और कुमाऊं का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द गढ़वाली के बोलते हैं, कुछ शब्द कुमाऊं के बोलते हैं। तो इसे कहा गया मज कुमैया। मज कुमैया। तो गढ़वाल व कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां पे गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा है, जैसे चमोली हो गया, चमोली और पिथौरागढ़ आपस में सीमा बनाते हैं, और अन्य जनपद जो भी सीमा बनाते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? मज कुमैया कहा जाता है। उसके बाद सोका, इस सोका जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है। राजी जनजाति द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे राजी कहा जाता है। और बोक्सा जनजाति द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे कहा जाता है बोक्साड़ी। तो ये तो थी दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख बोलियां। सारी कुमाऊनी बोली के अंतर्गत, कुमाऊनी जो भाषा है उसके अंतर्गत ये सारी कुमाऊनी प्रकार की ये बोली और भाषाएं हैं। कुमाऊनी भाषा के दोस्तों कुछ शब्द आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि एक्चुअली मैं तो गढ़वाल से हूँ, मुझे गढ़वाली भाषा आती है। कुमाऊनी तो मेरे को मतलब बहुत कम समझ में आती है, कुछ कुछ शब्द आ जाते हैं। तो आप कुछ शब्द या कुछ वाक्य बना के आप कमेंट कर सकते हैं कुमाऊनी भाषा में, जो कुमाऊं क्षेत्र के हैं। और जो गढ़वाल के हैं वो भी गढ़वाली भाषा में अपनी गढ़वाली भाषा के कुछ शब्द, कुछ वाक्य कमेंट कर सकते हैं जो आप सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं। पता तो चल सके कि आप कितनी अपनी भाषा को जानते हैं। अपनी भाषा और अपनी बोली को जानना दोस्तों अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं हमारी बोली और भाषा पर भी निर्भर करती है। अगर हम ही इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी बोली और भाषा का जो अस्तित्व है वही समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज सीखना कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को सीखिए, आप अंग्रेजी सीखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखिए, लेकिन जो आपकी स्टेट की, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी बोली है, उसको आपको सीखना भी जरूरी होता है, उसको आपको प्रयोग करना भी जरूरी होता है। क्योंकि जो भी बोली या भाषा होती है वो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो आपकी भी पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बोली और भाषा को, हमारी उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी बोली भाषा है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी का कर्तव्य बनता है कि हम इसको अगली पीढ़ी तक ऐसे ही पहुंचाएं जैसे हमारी पूर्वजों ने हम तक ही पहुंचाई है। तो बिल्कुल नई भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो बोली है, उसको भूलना वो कहीं ना कहीं एक बुरी बात है, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो आप कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ वाक्य या कुछ शब्दों का प्रयोग करके कमेंट कीजिए अपनी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में। आज वैसे जितने भी कमेंट आपको करने हैं वो सारे के सारे आप गढ़वाली और कुमाऊं में कर सकते हैं, कोई भी हिंदी का प्रयोग ना करें। हाँ, जिसको नहीं आ रही है वो कर सकता है। अब बात करते हैं, तो हो गया कुमाऊनी की, ठीक है। बात करेंगे गढ़वाली। जो गढ़वाली भाषा है इसकी उत्पत्ति भी खस या शोरसनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब जो गढ़वाली क्षेत्र की जो अन्य बोलियां हैं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे लगभग 18 यहाँ पे ये बोलियां मैंने लिख रखी है। सबसे पहले खड़ी हिंदी। देखो खड़ी हिंदी किसके द्वारा बोली जाती है? आप गए होंगे हरिद्वार, आप गए होंगे देहरादून, रुड़की, इन क्षेत्रों में। अब जो ये हरिद्वार, देहरादून, रुड़की ये क्षेत्र हैं, ये उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ी हिंदी बोली जाती है। अब जो सीमावर्ती क्षेत्र होंगे, ये आपका उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये हरिद्वार, रुड़की, और ये आपका यूपी का क्षेत्र है। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र के निवासी होंगे वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण मिक्सअप हो जाता है। तो वैसे भी जो हरिद्वार के या देहरादून मतलब जो शहरी इलाकों के जो निवासी हैं वो वैसे भी गढ़वाली भाषा कम ही जानते हैं। वो क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। और वो कौन सी हिंदी बोलते हैं? तो उसे कहा जाता है खड़ी हिंदी, क्योंकि शुद्ध हिंदी कोई भी नहीं बोलता है, उसे कहा जाता है खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी में जिसमें हम बहुत सारी अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयोग में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो हरिद्वार, देहरादून, रुड़की इन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, जिसे खड़ी हिंदी कहा जाता है। आप कई बार, हम जब देहरादून रहते थे तो देहरादून में अगर आप रूम रेंट में रहे होंगे तो आपने जरूर अनुभव किया होगा, जो पहाड़ी थे
उनके यहाँ जाते तो कैसे बोलते हैं, हाँ भाई जी मिल गया रूम, या यहाँ पे रूम है। और जो अन्य है जो देसी हैं, जो मतलब कुल मिला के जो खड़ी हिंदी का प्रयोग करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ओ भैया मिल गया रूम, ऐसे करके। ठीक है, तो ये तो खैर आपने देखा होगा, वहां पे सामान्य सी बात है, देखी जाती है, ये तो प्रैक्टिकली आदमी सीख लेता है। तो खड़ी हिंदी बोली जाती है हरिद्वार, देहरादून, रुड़की। जौनसारी, ये सारी किसके अंदर आ रही है, गढ़वाली भाषा के अंतर्गत आ रहे हैं। जौनसारी, ये जौनसार बावर क्षेत्र में बोली जाती है, जौनसारी जनजाति द्वारा। जौनपुरी, टिहरी जिले का जो जौनपुर क्षेत्र है, वहां पे कौन सी बोली बोली जाती है, जौनपुरी। उसके बाद है भोटिया, तो भोटिया जनजाति चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है, और इनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसे कहा जाता है भोटिया। पांचवी है रवाल्टी, ये उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी के नौगांव हो गया, पुरोला हो गया, मोरी, इन विकास खंडों में, इन गांवों में ये रवाल्टी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे जो गढ़वाली बोली बोली जाती है उसे कहा जाता है रवाल्टी। उसके बाद है टकनोरी, ये बोल जाती है टकनौर पट्टी में। टकनौर घाटी या टकनौर पट्टी ये उत्तरकाशी में है, और उत्तरकाशी में ही बोली जाती है टकनौरी भाषा। साथ है बंगाणी, तो उत्तरकाशी जिले का जो मोरी तहसील है उसके अंदर जो बंगाण क्षेत्र आता है वहां पे बोली जाती है बंगाणी। आठवां है बधाणी, गढ़वाल के बधान परगने में। नवा है श्रीनगरिया, ठीक है, तो श्रीनगर गढ़वाल। चांदपुरगढ़, ये भी उसी के आसपास का क्षेत्र है, चांदपुर परगना, चांदपुरगढ़। और देवलगढ़ परगना, श्रीनगर, चांदपुर तो खैर चमोली हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन क्षेत्रों में इसे कहा गया है विशेष तौर पर श्रीनगरिया। और विशेष तौर पर श्रीनगर के आसपास क्षेत्रों में जो ये गढ़वाली प्रयोग में लाई जाती है उसे कहा जाता है श्रीनगरिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो वहां का क्षेत्र नाम है उसी के अनुसार उसका नाम रखा गया है। दसोलिया, ये दसोली और पैनखंडा परगने में बोली जाती है। बधानी, गढ़वाल के बधान परगने में, यहाँ पे भी हो गया है, ठीक है, 2 बार आ गया है। सलानी, सलान क्षेत्र में। नागपुरिया, गढ़वाल के नागपुर परगना और पैनखंडा परगने में। चौंदकोटी, चौंदकोट परगना में। लोबिया, ये राठ क्षेत्र, चांदपुर पट्टी, चांदपुर परगना में। टिरियाली, ये टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल की जो भाषा टिरियाली कहा जाता है। राठी, ये पौड़ी गढ़वाल के राठ क्षेत्र में। और मारछा तोलछा, क्योंकि चमोली जिले के उत्तरी सीमांत जो क्षेत्र है, ये भी तिब्बत के साथ सीमावर्ती क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो नीति और माणा घाटियां हैं, वहां पे मारछा जनजाति के लोग भी रहते हैं, तो वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, इस बोली का प्रयोग करते हैं, उसे मारछा या तोलछा कहा जाता है। तो ये थी हमारी गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियां, जो कि गढ़वाली के अंतर्गत ही आती है, और अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग नाम रखा गया है। जो उस क्षेत्र का नाम है तो उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है। अब बात करेंगे हम कुमाऊनी साहित्य की। तो क्या है कुमाऊनी साहित्य, किस प्रकार इसका विकास हुआ? तो इतिहासकारों की वैसे अलग अलग राय है, और एक डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी जी, इनकी एक पत्रिका थी गुमानी ज्योति, उसमें उल्लेख मिलता है कि कुमाऊनी भाषा का जो लिखित प्रथम ताम्र पत्र है वो चंद राजा थोर अभय चंद का था, जो लोहा घाट के एक व्यापारी के यहाँ से प्राप्त हुआ था। अब परीक्षा वाणी में इसको 989 ईस्वी दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली जो अजय रावत की बुक है उसमें 1989 में थोर अभय चंद नाम का कोई शासक ही नहीं है चंद्रवंश का। तो इसलिए मैं सन यहाँ पे इसलिए लिखा भी नहीं, लेकिन फिर मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि उत्तराखंड के जो इतिहास में जो तिथि है उसका कहीं ना कहीं कई जगह उसमें मिस्टेक रहती है, कई जगह ऐतिहासिक कोई ऐसे तथ्य नहीं मिल पाते हैं जिससे हम सेटिस्फाई हो सकें। तो कुल मिलाकर हमें आपको ये बताना है, मेरे को आपको ये बताना है यहाँ पे कि चंद राजाओं के शासन काल से ही यहाँ पे कुमाऊनी भाषा का प्रचलन था, और चंद राजाओं के बहुत सारे ताम्र पत्र, बहुत सारे अभिलेख कुमाऊनी भाषा में मिले हैं। एक अभिलेख मिलता है दिगांश अभिलेख, ये कहाँ मिलता है? पिथौरागढ़ में। 1105 और 1106 का ये कुमाऊनी भाषा का लिखित अभिलेख है, दिगांश अभिलेख, जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कुमाऊनी भाषा के प्रमुख साहित्यकारों की, तो गुमानी पंत हो गए, चिंतामणि जोशी, ज्वाला जोशी, लीलाधर जोशी, ये प्रमुख साहित्यकार थे कुमाऊनी भाषा के, जिन्होंने कुमाऊनी भाषा को बचाने तो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि साहित्यकार जिस भाषा के हों, एक जो साहित्यकार होता है उस भाषा के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि उस भाषा में वो साहित्य लिखता है, और वो साहित्य फ्यूचर में, भविष्य में
कई पीढ़ियों तक पढ़े जाते हैं। आप गुमानी पंत की कविताएं पढ़ते होंगे, चिंतामणि जोशी की जो रचनाएं उनको पढ़ते होंगे। तो कहाँ से पढ़ रहे? क्योंकि उन्होंने जो लिखा है। तो ये कुछ प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है कुमाऊनी भाषा में, कुमाऊनी भाषा को बचाने हेतु। तो साहित्यकार होना किसी भाषा का अति महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें मौखिक साहित्य, ये तो लिखित साहित्य थे, जो लिखित रचनाएं हैं। मौखिक साहित्य, तो जो मौखिक हमारी जो लोक गाथाएं होती हैं, लोकगीत होते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी भाषा को पहुंचाते हैं। तो कुमाऊनी लोकगीत हैं, जैसे ऋतुगीत हो गया, कृषि गीत, नृत्य गीत। इस पर मैंने वैसे अलग से वीडियो बना रखी है। जो भी लोकगीत हैं, नृत्य गीत हैं, वो मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है। गढ़वाली और कुमाऊं में जो नृत्य किए जाते हैं, नृत्य गीत गाए जाते हैं, जितने भी गीत हैं, तो उसको आप परीक्षावाणी सीरीज का शायद 13 या 14वां लेक्चर होगा वो, उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व, उसमें शायद वो, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखें, उसे मैंने डिटेल्स में बता रखा है। या आप सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड के लोकगीत बाई जरदारी क्लासेस, आपको मिल जाएगा। लोक गाथों में आगे यहाँ पे पौराणिक गाथाएं, जिन्हें हम जागर भी कहते हैं। जागर आपने सुने होंगे, देवी देवताओं के, जिनको हम मानते हैं। धार्मिक गाथाएं या वीर गाथा, जो वीर भड़ थे, ऐतिहासिक वीर भड़, जिनका इतिहास में अपना एक नाम था, भीमा कठेत, परमा रोतेला, रतुआ फड़त्याल, ये कुमाऊं के कुछ वीर भड़ हैं, जिनकी वीर गाथा अभी भी कुमाऊं में गाई जाती है। और इन वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है, भड़ों कहा जाता है। क्योंकि वीर को क्या कहा जाता है, गढ़वाली में तो भड़ भी कहा जाता है, शायद कुमाऊनी में भी भड़ कहा जाता होगा, कमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर वीर हट्टा कट्टा है तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब लड़ने में ठीक ठाक है, तो उसको गढ़वाली में, हमारी गढ़वाली में कहा जाता है वो भड़ है। तो शायद इसलिए यहाँ पे वीर गाथाओं को क्या कहा गया है, भड़ों कहा गया है, यानी भड़ के गीत उसको कहा गया है भड़ों। तो जो भी ऐतिहासिक वीर रहते थे, उनकी वीर गाथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यहाँ पे सुनाई जाती है और इसके माध्यम से हमारी जो कुमाऊनी या गढ़वाली बोली है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। तो कुल मिला के लोक गाथाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी भाषा, किसी भी बोली के संरक्षण में। आगे बढ़ेंगे, गढ़वाली साहित्य की बात करेंगे। गढ़वाली साहित्य का शुभारंभ जो माना जाता है वो गोरखवाणी से माना जाता है। गोरखवाणी जो कि टिहरी नरेश सुदर्शन शाह की रचना है और इसमें गोरखों के बारे में बताया गया है गोरखवाणी में। तो ऐसा माना जाता है कि यही गढ़वाली साहित्य का शुभारंभ था। गढ़वाली साहित्य को बांटा गया है निम्न कालों में। आरंभिक काल की जो प्रमुख रचना थी, जो गढ़वाली लिखित साहित्य का जो आरंभिक काल है, उसकी प्रमुख रचनाएं हैं बुरोसंग, चेतावनी और विरह। बुरोसंग इसके लेखक हैं, इसके रचनाकार है हर्षपुरी। चेतावनी के रचनाकार है हरिकृष्ण और विरह के जो रचनाकार है वो है लीलानंद। तो ये कुछ प्रमुख रचनाकार और प्रमुख रचनाएं हैं आरंभिक काल की। दूसरा माना जाता है सिंह काल। इसमें जो प्रमुख रचनाकार, प्रमुख कवि थे भजन सिंह, और भजन सिंह की एक प्रमुख प्रचलित कविता है सिंहनाद। तो सिंहनाद किसकी रचना है, भजन सिंह की है, जो कि सिंह काल के प्रमुख कवि, प्रमुख साहित्यकार थे गढ़वाली साहित्य की। तीसरा माना जाता है पांथरी काल, और इस काल के जो प्रसिद्ध गढ़वाली साहित्यकार थे वो थे भगवती प्रसाद पांथरी। इन्हीं के नाम से इस यहाँ पे मतलब लिखित साहित्य, जो गढ़वाली लिखित साहित्य है उसको बांटा गया है। तो भगवती प्रसाद पांथरी, इनकी एक प्रमुख अगर हम बात करें रचना की तो वो है हिलांसी। काफी प्रसिद्ध रचनाएं हिलांसी, ये किसकी रचना है, भगवती प्रसाद पांथरी जी की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रचना है हिलांसी। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार है घनश्याम रतोड़ी, दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोटियाल। और आज भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, अभी बहुत सारे कवि हैं जो गढ़वाली साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं, गढ़वाली में अपनी कविताएं लिखते हैं। आपने भी कोई कविता लिखी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे मौखिक साहित्य की। मौखिक यानी जो बोलचाल में हम बोलते हैं, जैसे गीत हो गया। लोकगीत में कौन कौन से आते हैं, ऋतुगीत। प्रत्येक ऋतु में कुछ ना कुछ यहाँ पे गढ़वाली में गीत गाए जाते हैं। जैसे चौमास, जो अब बारिश का महीना शुरू होने वाला है अगस्त सितंबर में, उस समय जो लेडीजें घास के लिए जाती हैं तो बारिश लगती है, उस समय वो गीत गाते हैं। बसंत ऋतु आती है, कोई भी ऋतु आती है तो प्रत्येक ऋतु का कोई ना कोई गीत गाया जाता था। मांगलिक गीत जो मांगलिक कार्यों में गाए जाते हैं, नृत्य गीत
प्रेम गीत। उसके बाद है लोक गाथा। लोक गाथाओं में ऐतिहासिक लोक गाथा जिसको पवाड़े कहा जाता है, जैसे कि तिल रौतेली, जो मतलब जिन्होंने इतिहास में कुछ अपना विशेष कार्य किया है, कप्पू चौहान, गढ़ सुमयाल, इनकी जो कहानियां सुनाई जाती हैं गीतों के माध्यम से, तो उन्हें कहा जाता है लोक गाथा या पवाड़े। और पौराणिक लोक गाथा जिसको जागर कहा जाता है, जैसे पांडव गाथा हो गया, स्थानीय देवताओं की गाथाएं। तो ये गढ़वाली साहित्य के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड के भाषा संबंधी प्रमुख संस्थानों की। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड भाषा संस्थान। उत्तराखंड भाषा संस्थान का है ये आपका देहरादून में। और इसमें ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, इन्होंने ये भी घोषणा की थी कि अब उत्तराखंड जो भाषा संस्थान है उसको देहरादून से गैरसैंण स्थानांतरित किया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की थी। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। उत्तराखंड हिंदी अकादमी ये कहाँ है? ये भी आपका देहरादून में है। जबकि जो नेक्स्ट है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ये है आपका गोचर चमोली में। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2016 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? हरीश रावत, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का उद्देश्य उत्तराखंड की जो बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो भी अन्य इतनी हमने आपको बोलियां और भाषाएं बता दी हैं, तो उनका विस्तार करना और उनका संरक्षण करना। तो सभी का कर्तव्य है अपनी बोली भाषाओं का संरक्षण करना और उनका विस्तार करना। तो इसलिए दोस्तों आज जितने भी यहाँ पे गढ़वाल या कुमाऊनी क्षेत्र के जो हम हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप अगर आपको आती है गढ़वाली और कुमाऊनी, वैसे तो आती होंगी, लेकिन कुछ लोग जो देहरादून या हरिद्वार क्षेत्रों के होंगे उनको नहीं आती होगी, लेकिन जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के हैं वो जरूर कमेंट आज गढ़वाली और कुमाऊनी में करें। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों आज का कंप्लीट लेक्चर। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। और कैसे आपको लेक्चर लग रहे हैं परीक्षा वाणी के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।